Good morning, students. Once again, all you are welcome here in AVM online classes. Well, and in this today's class, we will do poem number 3, that is Keeping Quiet. And poet is Pablo Neruda. And the poet, he was born in 1904 and died in 1973. And this name Pablo Neruda, that is his pen name. It means that this name has been just used by this poet, this person, just to write. As a poet, as a writer, he has used this name. Otherwise, his real name, that's Neftali Ricardo Reyes Basalto, who was born in the town of Parral in Chile. And Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. यानी कि नेरुडा की जो ज़्यादातर पोएम्स हैं वो उन इमेजेस से, इमेजरी जो एक लिटरेरी डिवाइस है उस चीज़ से जो है वो भरी हुई मिलती हैं और जिनको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और वो उन चीज़ों को और ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश की जाती है. And he won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. Literature के लिए Nobel Prize. And all we are very well aware that what importance does this prize have for anyone. कि जो नोबल प्राइज़ है उसका स्टैंडर्ड क्या है वर्ल्ड में और किस तरह से वो दिया जाता है तो हम सभी जानते हैं. एंड इट मीन्स कि दिस पोइट इफ़ ही हैज़ बीन गिवन दिस नोबल प्राइज़ we all could estimate, understand the importance of his literary works. Well, in this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. और यहाँ इस पोएम में नेरुडा जो है वो बात करता है किस चीज़ को लेकर के, नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत आज के समय में ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम शांत होकर के आत्मविश्लेषण करें, अपने आप को एनालाइज करें. और अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो हम क्या क्रिएट करेंगे, फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स. कि हम मानव जो हैं आपस में दूसरे लोगों के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, एक फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दैट विल मेक आवर लाइफ मोर ईजियर एंड कंफर्टेबल. यानी कि जीवन में जो भी तरह तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दुविधाएं हैं, जो द्वंद्व हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी कि इफ़ वी आर एबल टू डू दिस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस. तो कुछ यहाँ जो है पोइट इसी तरह की बात करता है. यानी कि जिस तरह से हमारा अपना जो कल्चर है और हमारे जो योग, मेडिटेशन, जो चीज़ें हमें कहती हैं, वही बात यहाँ हमें पैब्लो नेरुडा भी सिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से जो है इस वर्ल्ड में फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड कैन बी क्रिएटेड, कि उस चीज़ को कैसे क्रिएट किया जा सकता है. अदरवाइज ऑल वी नो कि दैट इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड एवरीथिंग इज़ फास्ट मूविंग एंड एवरीवन इज़ बिजी इन मॉनेटरी गेन्स ओनली. और उस मॉनेटरी गेन्स के लिए यहाँ तक कि वो अपने नियर एंड डियर वंस की जो फीलिंग्स हैं उनको भी सेक्रीफाइस कर देता है, उनकी भी परवाह नहीं करता कोई भी व्यक्ति. तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के जो है यहाँ पोएम में बात करता है पोइट. एंड अ वेरी सिंपल पोएम इन सिंपल लैंग्वेज इट इज़. सो लेट अस स्टार्ट. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. तो पोइट कहता है कि अब हम सभी जो हैं 12 तक काउंट करेंगे और हम सभी के सभी शांत रहेंगे. यानी कि हम 12 गिने, 12 तक काउंट करें और उस समय के दौरान हम शांत रहें. और देखिए यहाँ ये जो नंबर लिया गया है ये 12 ही क्यों लिया गया है. 2 रीजन्स आर देयर. अगर हम वैसे ही सिंपल काउंटिंग की बात करते हैं 1 to 12 हमने गिनना है तो कितनी देर लगेगी, हर एक की अपनी अपनी स्पीड होगी. कोई हो सकता है कि विद इन 5 to 10 सेकेंड में कर दे, कोई कितनी. लेकिन यहाँ ये जो 12 है इट इंडिकेट्स द 12 मार्क्स
ऑन ए क्लॉक, कि जो आपकी घड़ी होती है और उसके अंदर जो 12 निशान हैं 1 2 3 2 12, तो ये वो एक डे की ड्यूरेशन भी हो सकती है कि आप एक दिन तो शांत रह करके देखें। और अगर उससे भी बड़े लेवल पर हम इस 12 को लेना चाहते हैं तो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, कि एक ईयर में आपके पास 12 मंथ्स होते हैं, कि आप कभी तो इस तरह का एक समय निकालें कि जिस समय आप इसको साइलेंस को ऑब्जर्व करें, आप स्टिल हों, आप किसी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हों। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और कहता है एक बार के लिए, फॉर वंस, इस अर्थ के सरफेस के ऊपर, कहता है लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज, फिर वही बात कि दैट दिस अपील इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर रीजन और फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री, दिस अपील इज द यूनिवर्सल वन, कि वो पूरे वर्ल्ड से इस बात की अपील करता है कि हम सभी, कोई चाहे कैसी भाषाएं बोलने वाला हो, एज वी नो कि दैट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, द डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द पीपल। कहता है कोई किसी लैंग्वेज में ना बोले, इस अर्थ के सरफेस के ऊपर हम एक बार शांत हो जाएं। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड दिस 1 सेकेंड इट्स पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल क्लॉक, क्योंकि अगर हम अर्थ की लाइफ की बात करें तो उसमें 1 सेकेंड जो है वो ईयर और उससे भी ज़्यादा समय के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ जो है ये 1 सेकेंड वो वर्ड यूज़ किया गया है जस्ट टू इंडिकेट कि आप अर्थ की 1 सेकेंड की बात करें, अपनी 1 सेकेंड की बात नहीं। जो ह्यूमन मेड वॉचेज हैं, क्लॉक्स हैं, उनकी 1 सेकेंड की बात नहीं करनी है आपने जियोलॉजिकल क्लॉक की बात करनी है। उसके अकॉर्डिंग 1 सेकेंड जो है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अगर हम पूरी अर्थ की लाइफ को एस्टिमेट करते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप, तो अर्थ की लाइफ को हम कितना एस्टिमेट करके चलते हैं साइंटिस्ट्स, और अभी तक अर्थ के ऊपर कितनी लाइफ जो है हुई है, तो वो वास्तव में कितना थोड़ा सा समय है उस अर्थ की लाइफ के सामने। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग ये बात की गई है। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, नॉट मूव आवर आर्म सो मच, यहाँ आपका लिटरेरी डिवाइस पन यूज़ किया गया है, क्योंकि ये जो वर्ड है आपका आर्म्स, इट हैज़ 2 डिफरेंट मीनिंग्स। वन, आर बॉडी पार्ट, एक हमारा जो बॉडी का पार्ट है, हमारा जो इस आर्म की बात की जा रही है कि हम अपने हाथों को ना हिलाएं, क्योंकि हम ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इन हाथों की हेल्प से ही करते हैं। एक आर्म्स का मतलब है हमारे वेपन्स, हथियार, जो हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, वायलेंस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, या आज वर्ल्ड में जिस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं एक दूसरों के साथ, उनके लिए जिस तरह से अपनी आर्म पावर दिखाई जाती है, अपने हथियारों की पावर दिखाई जाती है, कहता है उन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल भी ना हिलाएं, उन चीज़ों को साइड में छोड़ दें, और इस अर्थ के ऊपर जो है हम स्टिलनेस क्रिएट करें, पीस ऑब्जर्व करें। It would be an exotic moment, without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness। और कहता है ये जो मोमेंट होगा, ये जो पल होगा, वो एक एक्जॉटिक मोमेंट होगा, बड़ा ही स्ट्रेंज होगा। और ऐसा क्यों होगा कि दैट वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ सच काइंड ऑफ साइलेंस, कि इस तरह की शांति के, इस तरह की चुप्पी के हम आदी नहीं है। तो वास्तव में वो जो पल होगा वो हमारे लिए एक निराला होगा, विचित्र पल होगा वो। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई इंजन विंजन मशीनरी की किसी तरह की कोई आवाज़ें नहीं, सारी चीज़ों को हमने रोक देना है, शांत कर देना है। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और कहते हैं हम सारे के सारे इकट्ठे होंगे एक सडन स्ट्रेंजनेस, एक अलग तरह की अजीबपन के साथ, मतलब एक उस माहौल में जिस माहौल के हम आदी नहीं हैं। क्योंकि अदरवाइज़ आप एक चीज़ मान करके चलिए, हम कभी भी ऐसे शांत नहीं होते, हमारे आसपास किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई शोर शराबा जो है वो, कभी व्हीकल्स की आवाज़ें हैं, कहीं मशीनरीज़ की आवाज़ें हैं, कहीं किसी चीज़ की हैं, तो इस तरह की जो है वो चीज़ें चलती रहती हैं, लगा रहता है ऐसा। और कहता है हम भीड़ में होते हुए भी कई बार जिस तरह से अपने आप को फील करते हैं कि नहीं, लोग तो इतने सारे हैं लेकिन सब अपने अपने काम में, अपने अपनी चीज़ों में मस्त हैं, तो कहता है हम लोग इकट्ठे होंगे टुगेदर, एक दूसरे के साथ होंगे, एक अलग तरह की स्ट्रेंजनेस के साथ। तो ये स्टिलनेस हमें वो एक्जॉटिक मोमेंट प्रोवाइड करेगी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और यहाँ इस स्टेंजा में पोइट बात करता है कि जो फिशरमैन है कोल्ड सी में, जिनका काम है
फिशिंग करना, वो लोग भी अपनी उस काम को रोक दें, वेल्स को नुकसान ना पहुंचाएं। एंड इवन द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो व्यक्ति जो सॉल्ट गैदरिंग के काम में लगे हुए हैं और उसकी वजह से उसके हैंड्स जो हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, कट फट जाते हैं, तो कहता है वो भी अपने उस काम को रोक करके, सॉल्ट गैदरिंग के काम को रोक करके और अपने उन जख्मी हाथों का ध्यान रखें, उनके ऊपर मरहम लगाएं। और देखिए यहाँ स्टेंजा में जो फिशरमैन की बात की गई है, जो सॉल्ट गैदरर की बात की गई है, ऐसा क्यों? अगेन द सेम थिंग, जैसा अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि दिस पोएम मेक्स अ यूनिवर्सल अपील। तो इसलिए कोई ऐसा ना समझे कि यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को कहा जा रहा है जो अपने आप को किसी इंपॉर्टेंट वर्क में एंगेज रखते हैं, जो बहुत किसी इंपॉर्टेंट काम में लगे हुए हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, इट्स फॉर ऑल, एवरी मैन, इवन द कॉमन मैन शुड बी ए पार्ट ऑफ इट, कि उस व्यक्ति को भी इसमें शामिल किया जाए। जितने भी हैं सभी को, किसी का काम जो है वो कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसी को कम अहमियत नहीं दी जा रही है, सभी इसका हिस्सा बने, सारे के सारे जो है वो मिलकर के इस स्ट्रेंजनेस का पार्ट बने, सारे के सारे जो हैं वो शांत रहें। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. और उसके बाद पोइट कहता है कि वो लोग जो तैयारी करते हैं किस चीज़ की? ग्रीन वॉर्स की। ग्रीन वॉर्स, वॉर अगेंस्ट द नेचर, दोज हु डिस्ट्रक्ट दिस ग्रीनरी, वो चाहे आप फॉरेस्ट को कट करना कह लीजिए, दूसरी तरह से किसी भी तरह से डेवलपमेंट के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर जो नेचर को नुकसान पहुंचाया जाता है, यानी कि जो एक अघोषित युद्ध छेड़ा हुआ है मानव ने इस नेचर के खिलाफ, कहता है वो लोग, और वो लोग भी जो गैस के साथ, जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, फायर आर्म के साथ उस तरह की लड़ाइयों की प्लानिंग करते हैं, हथियारों को तैयार करते हैं, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, कहता है मैं उन लोगों को भी बताता हूँ कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कि अरे एक दिन आप जीत जाएंगे, जीत आपकी ही होगी, लेकिन उस जीत को सेलिब्रेट करने वाला सर्वाइव नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। यानी कि एक ऐसी जीत होगी जिसमें कोई नहीं बचेगा, नो वन विल बी देयर। तो उन लोगों को भी पोइट जो है वो सलाह देता है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, कि वो लोग भी साफ सुथरे कपड़े पहने। और यहाँ पुट ऑन क्लीन क्लोथ से मतलब है कि आपके अंदर जो फीलिंग ऑफ जेलसी है, फीलिंग ऑफ रिवेंज है, फीलिंग जो आपके अंदर प्लानिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन है, आप उस चीज़ को छोड़ दें, उस चीज़ को आप साइड में रख करके आप अपने दूसरे भाई बंधुओं के साथ, मानव के साथ एक मानव बन करके रहें इन द शेड, कि उस मूड में जहां आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, रिलैक्स फील करें। एंड डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए, कोई भी इल मेंटलिटी ना रखते हुए, अपने आप को किसी भी चीज़ में, किसी भी उधेड़ बुन में एंगेज ना करते हुए। तो इस तरह से जो है यहाँ सभी वर्गों को, सभी तरह के लोगों को शामिल किया जा रहा है। What I want shouldn't be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. तो पोइट कहता है कि मैं क्या चाहता हूँ, What I want shouldn't be confused, कि मुझे मिसअंडरस्टूड ना किया जाए, मेरी बातों से कन्फ्यूज़न क्रिएट ना किया जाए। किस चीज़ को लेकर के? कि कहीं आप मेरी स्टिलनेस को, मेरी साइलेंस की अपील को आप किससे जोड़ दें? टोटल इनएक्टिविटी से। क्योंकि ह्यूमन बीइंग टोटल इनएक्टिव कब होता है? व्हेन ही इज डाइड, ही इज नो मोर, कि जब एक व्यक्ति मर जाता है, मृत हो जाता है, जीवन नहीं रहता है, तभी तो वो टोटली इनएक्टिव है। अदरवाइज तो हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं और कुछ है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जीवन चल रहा है। तो कहता है इसलिए मेरी बातों को टोटल इनएक्टिविटी के साथ जोड़ करके ना देखा जाए, मेरी बातों को डेथ के साथ ना जोड़ा जाए। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, डेथ के साथ मैं कोई एसोसिएशन नहीं चाहता, मैं अपना जुड़ाव नहीं चाहता कि मुझे या मेरी बातों को आप डेथ के साथ जोड़ करके देखें कि मैं डेथ को यहाँ जो है उसको हाईलाइट कर रहा हूँ या उसको लेकर के उसका फेवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं। कहता है लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन तो जो है वही है। इट मीन्स कि चलते रहने का नाम जीवन है।
जिंदा रहने का नाम जीवन है। तो कहता है जीवन जो है वो वही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप जिए ना, आप मर जाएं। तो कहता है मेरी इन बातों को मिसअंडरस्टूड ना किया जाए, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना किया जाए। पोइट ने ये बात खुद ही बहुत क्लियर कर दी है, क्योंकि होता है बाद में क्रिटिक्स हैं और दूसरे लोग हैं वो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस रखते हैं, अपना अपनी एक्सप्लेनेशंस देते हैं कि हो सकता है यहाँ वो ये कह रहा हो कि सारी चीज़ों को या सारे मानव को जो है मार दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो यहाँ पोइट कहता है कि अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, सिंगल माइंडेड किस तरह से कि मतलब जो मानव है उसका एक ही मोटिव नज़र आता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है, और वो भले ही किसी भी कॉस्ट पर हो, वो भले ही दूसरे को नुकसान पहुँचा करके हो, वो नेचर को नुकसान पहुंचा करके हो, इवन हम अपनी हेल्थ की भी परवाह नहीं करते, अपने इमोशंस की, अपनी फीलिंग्स की भी परवाह नहीं करते, जस्ट टू गेन मोर एंड मोर मनी। तो कहता है मानव जो है अगर वो इतना सिंगल माइंडेड ना हुआ होता अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, और कहता है शायद एक जो ह्यूज साइलेंस उसने क्रिएट की होती, एक बड़ी सी साइलेंस का उसने सहारा लिया होता, तो शायद उसने उसकी उस सैडनेस को इंटरप्ट किया होता, उसकी उस सैडनेस को इंटरफेयर किया होता जो परेशान है। यानी कि देखिए क्या होता है कि हम अक्सर इन चीज़ों को अगर हम स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे बात करें तो वहाँ जो लोग हैं वो भले ही जो है किसी के पास कितना ही पैसा हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर बात की जाए उस हैप्पीनेस की, जॉयफुलनेस की, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिवाइड ऑफ दिस। वो वंचित हैं इस चीज़ से, डिप्राइव्ड ऑफ दिस जॉय। तो यहाँ उसी चीज़ की बात की जा रही है कि वो सब कुछ गेन करते करते भी जो है मानव दुखी है, परेशान है। तो कहता है वो साइलेंस हमारी उस सैडनेस को इंटरप्ट कर सकती थी, उस चीज़ को समझने में हमारी हेल्प कर सकती थी कि हम क्यों दुखी हैं, और दुखी क्यों हैं, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, कि हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते। कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हमारी खुशियाँ किस चीज़ में हैं, हम किस चीज़ से खुश होते हैं। वो कंडीशनल जो खुशियाँ हम बना लेते हैं कि अगर मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा, या ऐसा हो जाए तो खुश हो जाऊँगा, लेकिन क्या उसके बाद ऐसा होता है? नहीं। उसके बाद हमें ये लगता है ये तो चलो मिल गया, ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ और हो जाए तो फिर ऐसा हो जाए। तो वो जो कंडीशनल हैं, यहाँ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात की जा रही है कि जो कंडीशनल खुशियाँ हैं मानव की, और वो इसलिए है कि वो अपने आप को नहीं समझ पाता। लेकिन अगर वो साइलेंट हो, साइलेंस ऑब्जर्व करे कुछ समय के लिए, स्टिलनेस को ऑब्जर्व करे, तो वो अपने आप को समझ सकता है। और एक दूसरी चीज़ की हम हमेशा अपने आप को थ्रेटन करते हैं, डराते धमकाते रहते हैं, किस चीज़ से, कि डेथ से। अरे मर जाएगा, मरने से पहले ऐसा कर ले, मरने से पहले ये काम कर लिया जाए, मरने से पहले इस चीज़ को अचीव कर लिया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानव अपने आप को डरा करके और दुखी परेशान रखता है। तो यहाँ पोइट कहता है कि सेल्फ एनालिसिस जस्ट बाय ऑब्जर्विंग साइलेंस इज़ द ओनली सॉल्यूशन दैट कुड हेल्प mankind to understand himself. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. और पोइट कहता है कि ये चीज़ हम किससे सीख सकते हैं, कि शायद जो अर्थ है वो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से सिखा सकती है कि जब सब कुछ डेड दिखे, मृत नज़र आए, लेकिन बाद में वो चीज़ें अलाइव प्रूव हों। यानी कि साइलेंट रहने का, स्टिल रहने का मतलब डेथ नहीं है। और एग्जाम्पल्स हम कैसे लेंगे, जैसे अर्थ का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या ये स्टेशनरी है? क्या ये डेड है? नहीं, ये चलती रहती है। अर्थ के ऊपर से ही हम और एग्जाम्पल्स लेंगे, दूसरे बहुत सारे, सो मैनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स आर देयर। आप एक सीड की बात करें, आप एक सीड को जो है नीचे मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, बो देते हैं उसे, उस सीड में जो लाइफ है क्या वो हमें नज़र आती है? लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही उसमें से एक सैपलिंग, एक पौधा सा निकलता है, ऊपर निकलता है, ज़मीन से आता है, तो आप देखिए वो नीचे अंदर किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं करता, बट इट हैपन्स। विंटर सीजन में देख लीजिए कितनी नेचर में जो है वो शांति होती है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है पौधों की और चीज़ें नहीं है। लेकिन जैसे ही विंटर सीजन ओवर होता है, स्प्रिंग सीजन आता है, तो एवरीथिंग ब्लूम्स, हर एक चीज़ चेंज हो जाती है। नेचर इटसेल्फ प्रूव्स इट।
कि शांत रहने का मतलब डेथ नहीं है। इसी तरह से हम सी का एग्जाम्पल ले लें, ओशन का एग्जाम्पल ले लें, कि जो ऊपर से शांत जिस तरह से नज़र आता है, लेकिन उसके अंदर कितनी एक्वेटिक लाइफ है, तरह तरह की वेजिटेशंस भी हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं उसके अंदर, वहाँ भी लाइफ है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लिए जा सकते हैं, यानी कि अर्थ हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से सिखा सकती है, समझा सकती है कि जब सब कुछ डेड नज़र आए, शांत नज़र आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ जीवन नहीं है, जीवन तब भी चल रहा होता है। एंड फाइनली पोइट वंस अगेन कंक्लूड दिस पोएम विद दोज ओपनिंग लाइन्स कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, कि अब मैं 12 तक काउंट करूँगा, आप सभी शांत रहेंगे और फिर मैं चला जाऊँगा। तो इट्स ऑल अबाउट दिस पोएम कीपिंग क्वाइट, जैसा टाइटल है वैसा ही यहाँ पोइट जो है वो सजेस्ट कर रहा है, अपील कर रहा है सभी से कि हम जो है साइलेंस की इम्पोर्टेंस को, स्टिलनेस की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझें, और ये चीज़ें हम अर्थ से सीखें कि किस तरह से इनएक्टिव नज़र आते हुए भी सारी चीज़ें अलाइव हो सकती हैं, किस तरह से जीवन चल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नेचर को लेकर के और ह्यूमन बीइंग का जिस तरह का जो अपना बिहेवियर है, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उन चीज़ों को लेकर के यहाँ जो है वो बात करता है कि हमें अपनी इन चीज़ों को चेक करना चाहिए और अपने आप को अपनी सैडनेस से, ग्लूम से बाहर निकालें। इसमें जो आपके पोएटिक डिवाइस यूज़ हुए हैं, एलिट्रेशन वेरी मोस्ट कॉमन पोएटिक डिवाइस, सडन स्ट्रेंजनेस, हर्ट हैंड्स, इस तरह के जो वर्ड्स आए हैं आपके पास, क्लीन क्लोथ्स, ठीक है, और भी ढूंढेंगे तो आपको और मिल जाएंगे। पन बता दिया है, एंड नॉट मूव और आर्म सो मच, ये कर लेंगे आप। इसके बाद आप इसके क्वेश्चंस, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस, इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चंस आप करें, ठीक है। जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं ये आपके पास 4 हैं, चारों टेक्सचुअल क्वेश्चन करें। इसके अलावा एडिशनल के लिए, स्टेंजाज के लिए जो है आप फुल मार्क्स में से पढ़ें, उसके साथ क्वेश्चंस पढ़ें, ठीक है। एंड इवन देन इफ देयर इज़ एनीथिंग विच इज़ नॉट क्लियर टू यू, you can ask me anytime. Thank you for today's this lecture, and hope that all you will be doing hard work for your studies. See you again in next lecture. Till then, have a very nice time.